हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मूल अधिकार के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद आइए हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि संविधान के भाग 4 में निहित है। ठीक है, तो हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में कितने हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसमें क्या क्या समाहित हुआ है। ठीक है, तो आइए पहला हम क्या बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक निहित हैं। ठीक है, संविधान में। तो आइए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38, जो है कि राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाए जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, अच्छे तरीके से, और कहीं पर उन्हें बाहर जाकर न्याय की गुहार ना लगानी पड़े। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह अपने ही राज्य में न्याय व्यवस्था का सुचारू रूप से लागू करे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 29। हाँ, इसमें अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि हर प्रत्येक राज्य को वो जो न्याय की जो है अपने यहाँ इन अनुच्छेद को लागू करे और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए। बात करते हैं अनुच्छेद 29A की। अनुच्छेद 29A में लिखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसमें कहा गया कि सभी राज्य के सभी नागरिकों को समान न्याय मिलेगा, चाहे वो जो हो। ठीक है, उनको समान न्याय मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की जो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसमें विधिक और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। जो सरकारी वकील होते हैं उनके पास जा करके आप निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, इसमें यह भी कहा गया 29A में कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कि आप कोई अधिकारी हैं तो आपके रैंक के जितने भी अधिकारी होंगे उनको समान वेतन मिलेगा अगर उनका कार्य समान है। जैसे कि आप कहीं पर कोई अधिकारी है तो आपके साथ में जितने लोग होंगे आपके समान जो है वो, जैसे कि कोई B ग्रेड का अधिकारी है तो B ग्रेड के जितने भी अधिकारी होंगे उनको अगर आपके कार्य समान है, जैसे आपने वीडियो का फॉर्म भरा हुआ है, वीडियो पेपर के लिए आप जा रहे हैं, तो समान जब वीडियो का आपकी ज्वाइनिंग होगी तब जितने भी आप लोगों के साथ ज्वाइन होंगे उनको समान कार्य होगा। ठीक है, समान कार्य दिया जाएगा। ये नहीं किसी को लेखपाल कार्य दे दिया जाएगा, किसी को एडीओ का कार्य दे दिएगा, ये नहीं मिलेगा। वो तो वीडियो का ही कार्य मिलेगा। ठीक है, तो समान कार्य होगा। समान वेतन मतलब आपके जितने भी आप लोग ज्वाइन होंगे, जितने भी वैकेंसी हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को कम वेतन दिया जाए, किसी को ज़्यादा वेतन दिया जाए। ये नहीं कर सकता राज्य की आपको 10,000 वेतन देगा, फिर आपके साथी ने जो ज्वाइन किया है उनको 20,000 वेतन देगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 29A में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 29C। अनुच्छेद 29C क्या कहता है, धन का समान वितरण। प्रत्येक राज्य के नागरिक को धन का समान वितरण इसमें कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की राज्य को चाहिए कि वह प्रत्येक नागरिक को समान धन का वितरण करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है जनरली, क्योंकि अगर सभी को समान वितरण, धन का समान वितरण कर दिया जाएगा तो सब लोग बराबर हो जाएंगे, फिर काम कौन करेगा वहाँ पर। ये इकोनॉमिक्स को उल्टा कर देगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी किसी स्टेट की अगर समान धन का समान वितरण, मतलब धन का अगर समान वितरण कर दिया जाएगा तो। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर पेपर में किसी को, तो वह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। ठीक है, वहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और अपने गांव को विकास करेगा, अपने गांव का विकास करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 40, अगर DPSP में कुछ पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा संभावना है अनुच्छेद 40 की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 ये कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में, जैसे आप विकलांग हैं, जो विकलांग के लिए रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, उसके लिए विकलांगों के लिए कुछ विशेष काम होंगे। ठीक है, उनके लिए कुछ विशेष शिक्षा का प्रावधान होगा। जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान होता है। और लोक सहायता पाने का अधिकार, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर जैसे विकलांग लोग हैं, अगर कहीं पर जाते हैं, बस में जाते हैं तो उनको रिजर्वेशन होता है, ट्रेन में जाते हैं तो उनका रिजर्वेशन होता है, तो लोक सहायता
वो पाते रहते हैं, ठीक है, उसका अधिकार होता है, ठीक है, कुछ दशाओं में। उसकी बात ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता उपबंध कहता है। इसका मतलब जो सरकार विभिन्न विभिन्न जो है प्रसूति से संबंधित, जैसे कि एम्बुलेंस चलाती है सरकार, जो 112 एम्बुलेंस जो आती है वो इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही प्रसूति सहायता उपबंध जो डिलीवरी होती है, तब आप कॉल करते हैं 112 नंबर पर या 108 नंबर पर, पहले करते थे 100 डायल 100 पर, तो जो भी आती है तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ की महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपबंध करे, या फिर उनको मेडिकल व्यवस्था दे या आने जाने की व्यवस्था करे, या दोनों कर सकता है, अगर वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ये कहता है कर्मकारों के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो कर्मकारों के लिए, जितने भी कर्मकार हैं उनको मजदूरी के लिए एवं कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। मजदूरी के लिए क्या, जैसे नरेगा चलता है, नरेगा किस बेस पर चलता है, तो वो इसी पर चलता है, 100 दिन की मजदूरी के लिए, ठीक है। तो कर्मकारों के लिए मजदूरी की व्यवस्था भी करेगा राज्य, और कुटीर उद्योग, जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन राशि जैसे देता है, क्रेडिट देता है, या फिर कुछ आपने ऋण लिया है उसको माफ़ करता है। केसीसी जो भी देता है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ही केसीसी देता है। केसीसी पर छूट जो दी जाती है वो इसी के लिए ही दी जाती है कुछ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, ठीक है। ये पिछली बार पेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 44। मतलब कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, उनके लिए सिर्फ एक ही नियम होगा, वो नियम सारे नागरिकों के ऊपर लागू किया जाएगा। तो जैसे मुस्लिम लोगों में 3 तलाक होता है, तो ये, और हिंदुओं में 3 तलाक नहीं होता है, तो ये अगर राज्य सरकार लागू करना चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए 3 तलाक को हटा करके सिर्फ एक ही न्याय की व्यवस्था कर सकता है। ये स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 से कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुसूचित जाति जो पिछड़े अनुसूचित हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियाँ जो भी हैं, जितनी भी निवास करते हैं आपके राज्य में, और अन्य दुर्बल वर्गों जैसे कि ओबीसी भी है, और जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। अब तो सारी कैटेगरी आ गई हैं इसमें, तो जितने भी इन कैटेगरी के हैं, SC ST OBC एंड ईडब्ल्यूएस वाले, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी, धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि, धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है अगर सरकार करना चाहे तो यहीं से करेगी, ठीक है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जितना भी अनुदान दिया जाता है, जैसे कि SC ST में जो है शादी की गई उसके लिए अनुदान आता है, या फिर कुछ जो है जैसे शादी की गई उसके लिए जो भी अनुदान आता है, और भी जो भी योजनाएं लागू करती है कुछ विशेष कैटेगरी के लिए, तो भी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही वो योजनाएं लागू की जाती हैं अपने राज्य के नागरिकों के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं, हाँ, ये अनुच्छेद 44 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46 तक हो गया। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य सरकार चाहे कि उसको अपने यहाँ दूध उत्पादन से संबंधित और कृषि से संबंधित सारी व्यवस्थाएं अनुकूल रूप से जो कृषकों को प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो वहाँ पर अनुच्छेद 48 के अंतर्गत अगर राज्य सरकार चाहे तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन बना सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट ने पराग डेयरी चलाई हुई है, ठीक है, वो पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। जो अनुच्छेद पर्यावरण का संरक्षण, जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वन पौधारोपण किया जाएगा, तो पौधारोपण किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है राज्य सरकार? वो करती है 48A के अंतर्गत। पर्यावरण का संरक्षण भी करती है और उनका संवर्धन भी करती है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अगर जो भी ये जोन घोषित किए जाते हैं, टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगभग आता है सब, ठीक है। तो अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 49 आते हैं। अनुच्छेद 49 देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
अनुच्छेद 49 कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ जितने भी धरोहर हैं उनको संरक्षित करना चाहिए और उनका संवर्धन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ यूपी में ताजमहल, ठीक है, उसके बाद स्थान जो भी होते हैं, जैसे ताजमहल हुआ, खजुराहो का मंदिर हुआ और ये जितने भी बड़े बड़े स्थान होते हैं, स्मारक स्थान, घूमने के स्थल, ठीक है। और यहाँ लखनऊ में जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मैदान हुआ, रमाबाई पार्क हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क जो हुआ, ठीक है। ये जितने भी स्मारक हैं, संस्थान हैं और वस्तुओं का संरक्षण, जितने भी राज्य संग्रहालय जो बनाए जाते हैं वो इसी के लिए बनाए जाते हैं कि उनका संरक्षण किया जा सके और राज्य अपने वस्तुओं तथा स्मारकों का संरक्षण करे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक होगी, ना कि एक ही में, कि न्यायपालिका ने जो अपना डिसीजन दिया वो कार्यपालिका उसका पालन करेगी, ठीक है। ये नहीं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो गई तो फिर वहाँ पर अनुशासन नहीं चल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो होता है, जैसे आपके यहाँ कोई मैटर हुआ, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कुछ हुआ तो उसमें आपको न्याय करना होगा और उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की सुरक्षा करनी होगी, जिससे कि उसमें अभिवृद्धि हो सके। और हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो हैं वो उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के जितने नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि क्या ज़्यादातर पूछा जाता है कोई एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ग्राम पंचायत पूछा जाता है, अनुच्छेद 40। ये प्रत्येक हर साल कम से कम 2-3 बार पूछा जाता है अगर एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है। पिछली बार भी पूछा गया था, लेखपाल के पेपर में पूछा गया था और पेट के पेपर में पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है ये अनुच्छेद 44 पूछा जाता है ज़्यादातर। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इसको कैसे याद करेंगे, 44 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, मतलब दोनों समान है तो समान सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में होता है, ठीक है, ये समान है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या होता है, कृषि एवं पशुपालन संगठन। ये पेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से ये अनुच्छेद 48 क्या है, ये पूछा गया था कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस में आता, किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 48 में आता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया था अनुच्छेद 51। इस बार का जो पीटी पेपर हुआ था उसमें अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि पूछा गया था। ये क्वेश्चन इस बार के पेट में